वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th के कृषि रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर रहने वाला है 2025 की। जो अभी हाफ ईयरली का पेपर होगा उसका ये डेमो पेपर है। तो इस पेपर में आपका जो पूर्णांक रहेंगे वो 40 नंबर के रहेंगे। टाइमिंग वही आपकी 3 घंटा 15 मिनट की रहेगी। और जो पर्सन का सीरीज जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा, पहले जो पार्ट होगा उसमें एमसीक्यू प्रश्न आएंगे जो कि आपके एक एक नंबर के रहने वाले हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये प्रश्न है और इनके सॉल्यूशन भी हम आज पर आपको सभी के प्रोवाइड करा देंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है, जो खनिज पदार्थ होता है उसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। ये आपके जो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से ये सवाल आया है। तो खनिज पदार्थ में जो आपके जीवाश्म पदार्थ की मात्रा होती है वो 1 से 0.5% तक होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम का जो उपयोग है वो भूमि सुधार में किया जाता है। तो जिप्सम का उपयोग अपन कौन सी भूमि में करते हैं? क्षारीय भूमि सुधार में करते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों टाइलिन, पेप्सिन, और ये तो उसमें हो जाते हैं आमाशय वाले में हो जाएंगे एंजाइम। अब एलोजा का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? जो एजोला है उसका उपयोग अपन करते हैं चावल की खेती में। और चावल की खेती में इसने ऑप्शन नहीं दिया है। चावल की खेती में, या चावल को अपन क्या कह सकते हैं, धान कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी मैं आपको धीरे धीरे साथ में बताते जाते हैं ताकि देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब अगला पांचवा क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग होता है कैसीन नाम का एक क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। तो कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या होता है, जो दूध का रंग होता है वो कौन सा होता है, सफेद होता है। तो कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का फॉर्मेट है, वो जो दो दो नंबर का रहने वाला है। अब इसमें पहला प्रश्न है, मृदा कोलाइड पर कौन सा आवेश होता है? तो मृदा कोलाइड अपन जानते हैं कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। और मृदा की धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है? सेंटी मोल प्रति केजी, ये आपके इसकी इकाई रहने वाली है। और पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल पर जानते हैं जो अम्ल और क्षार या अम्लीय या क्षारी का जो गुण होता है उसको व्यक्त करता है। जिप्सम व बुझे हुए चूने का सूत्र लिखना है। ये चार प्रश्न है, इन चार प्रश्न का भी आंसर अपन देख लेते हैं। तो चार में से जो पहला प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं। अब पहले प्रश्न में हमको बताया गया था कि जो मृदा कोलाइड है उस पर आवेश कौन सा है। तो इसका आंसर ये रहा, मृदा कोलाइड पर जो आपका बताया वो ऋणावेश होता है। और मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं उसकी परिभाषा भी बता दी है। फिर प्रश्न है हमारा, धनायन विनिमय क्षमता को परिभाषित करना है या आप उसकी इकाई लिखते हैं। तो धनायन विनिमय क्षमता की इकाई होती है सेंटी मोल प्रति केजी, ये होती है धनायन विनिमय क्षमता की इकाई। तो ये भी हमने लिख दी है। फिर पीएच स्केल था, तो वह पैमाना जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर व्यक्त करे, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की खोल की थी खोजकर्ता के भी नाम है। और पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है, अम्लीय और क्षारीय का गुण कराती है। और अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र इसका रहता है CaSO4 वोल्टेज में, ये आपका 2H2 हो जाएगा। और बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH वोल्टेज 2 हो जाएगा। ये आपके अति लघुत्तम प्रश्न का फॉर्मेट था। अब हम आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि आपके रहने वाला है 3 नंबर के प्रश्न। 3 नंबर के प्रश्न में आपको नत्रजन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन भी कहते हैं, नत्रजन या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो कमी से जो पौधों के प्रभाव क्या पड़ता है नाइट्रोजन की कमी से पौधों पर, वो अपने लक्षण लिखने हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। और चौथा प्रश्न है, यूरिया और डीएपी में अंतर लिखना है। अब आपको बता दें कि जो डीएपी है, जो डीएपी को अपन क्या कहते हैं, ये जो डीएपी है इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। जो अपन ये खेतों में जो उर्वरक के रूप में डालते हैं ना डीएपी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। और यूरिया और डीएपी में अंतर भी स्पष्ट कर लेंगे। तो ये आपका जो नाइट्रोजन की कमी थी पौधों में, जो पौधों के लक्षण आते हैं नाइट्रोजन की कमी पर, वो आपका इसमें दर्शाया गया है कि पौधों में कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जो पौधे हैं वो आपके क्या होते हैं, बौने रह जाते हैं, मतलब पौधों की हाइट नहीं बढ़ती है। तो पौधे आपके नाइट्रोजन की कमी से बौने रह जाएंगे। पौधे के जो रंग है, कलर है, वो आपका ब्राउन या पीला हो जाता है। फिर है जो पौधे पर फूल नहीं लगते हैं और बहुत कम बनते हैं अगर बनेंगे भी। और पौधे के पत्ती के किनारे की नोक झुक जाती हैं और झुकी हुई नजर आती हैं। और कली वाले फसलों में जो कल्ले होते हैं वो कम फूटते हैं, जैसे अनाज कुल की
फसलें हो गई, ये आपके नाइट्रोजन की कमी के लक्षण थे। आगे हम बात करें यूरिया और डीएपी में अंतर, तो यूरिया का ये नाम लिखा गया है, इसका सूत्र लिखा गया है। डीएपी जिसको अपन डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, ये इसको डीएपी कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका भी आंसर लिख लिया है हमने, दोनों में अंतर लिख लिया। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार होती है। और हम आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, जिसका नाम है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, और मृदा परिच्छेदिका में जो परतें होती हैं उनका चित्र बनाना है। फिर हमारा प्रश्न है डीएनए व आरएनए में अंतर किसे कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म रहने वाला है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, और आरएनए में होती है वो राइबो शर्करा। फिर है कि एंजाइम किसे कहते हैं और पेडोलॉजी क्या है, ये आपका इंजीबेशन रहने वाला है। फिर है टिप्पणी लिखनी है, प्रस्तुतिकरण और निर्जमीकरण के बारे में टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद अथवा में प्रश्न दे रखा है, 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, जिसमें अपने को गर्भर विधि द्वारा दूध की वसा ज्ञात करने की जो विधि है उसका सचित्र वर्णन करना है। तो इनके भी आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा क्या है कि मृदा की खड़ी कटान करने पर दिखाई देने वाली विभिन्न स्तरों या परतों के योग को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और यह मृदा वर्गीकरण की एक इकाई है, और मृदा के समान गुणों युक्त परतों को मृदा संयंत्र कहा जाता है। और मृदा संयंत्र 4 प्रकार की होती हैं, ये आपके इसका आंसर रहने वाला है। आगे हम बात करें डीएनए और आरएनए में अंतर के बारे में, तो डीएनए और आरएनए के अंतर के क्वेश्चन वाले को फॉर्मेट को भी हमने अच्छी तरह से बना लिया है। ये आपके डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर रहने वाले हैं। आपको इन अंतर के सिवा उसमें प्रश्न में उत्तर में कुछ भी नहीं लिखना है। आगे बात करेंगे एंजाइम वाले प्रश्न का आंसर, तो एंजाइम किसे कहते हैं, ये एंजाइम वाले प्रश्न का आंसर है। और पोडोलॉजी वाला आप खुद कर लेना, उसकी तो एक लाइन में आंसर है। फिर बात करेंगे गर्भर विधि द्वारा दूध की जो वसा होती है वो ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। ये थोड़ा प्रश्न इसका थोड़ा बड़ा रह जाता है आंसर, तो इसको आप ट्राई करना, खुद हो सके तो ट्राई करना, नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपका, जो हर साल बोर्ड में हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है, खाद व उर्वरक में अंतर। ये आपका दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आपको रट के ही जाना है। ये आपके चैप्टर नंबर 11 से आता है, खाद व उर्वरक वाला चैप्टर है ना, जैविक खाद एवं उर्वरक, उसमें से ये क्वेश्चन आता है। तो खाद व उर्वरक में अंतर है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है। और ये गर्भर विधि वाला भी तैयार कर लेना। अब है उसके अथवा में प्रश्न दे रखा है वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन करना है। तो अपन अथवा वाले क्वेश्चन का भी यहाँ पे को आंसर प्रोवाइड करा देंगे। फिर एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, कि उर्वरकों के दुष्प्रभाव में बचाव हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए। और टिप्पणी लिखनी है पीड़कनाशी और प्रदूषक पर। यहाँ पर ये आपका पेपर खत्म होता है, और इनके भी आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अब है जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। जैविक खाद जिसको अपन खाद कहते हैं, खाद व उर्वरक में अंतर। तो खाद व उर्वरक में अंतर पहला ये है कि जो जैविक खाद होती है वो प्राकृतिक होती हैं, और उर्वरक होते हैं अपन जानते हैं कृत्रिम होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। ये जो जैविक खाद है धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करती हैं, और ये जो उर्वरक है ये अति शीघ्र पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो उर्वरक है उसमें पोषक तत्व होंगे वो अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। आगे देखते हैं कि इनका जो प्रभाव है मृदा में अधिक समय तक रहता है, इनका प्रभाव कम समय तक रहता है। ये पर्यावरण हितैषी है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका जो प्रयोग है अधिक मात्रा में किया जाता है। जो अपन जैविक खाद है, जो अपन खेतों में टोलियां भर के ले जाते हैं खाद, वही खाद है ये जैविक खाद, जैसे कि हरी खाद हो गई, अपनी गोबर खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया। और उर्वरक में इनका उपयोग है बहुत कम मात्रा में करते हैं अपन, जो यूरिया हो गई, डीएपी हो गई, एमओपी हो गई, इनका अपन फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो जैविक खाद है उर्वरक में अंतर है, ये आपको अगर एक अंतर याद रख लोगे तो उसका ऑपोजिट दूसरा हो जाएगा। जैसे कि अपन जैविक खाद के ये अंतर याद रखने हैं कि ये पर्यावरण हितैषी है, तो उर्वरक क्या होंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। जैविक खाद का उपयोग अपन अधिक मात्रा में करते हैं, तो उर्वरक का उपयोग कम मात्रा में करेंगे। ये मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। आपको जैविक खाद पूरा याद हो जाएगा तो उर्वरक उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हम अंतर वाले प्रश्न भी देख लिए। अब वर्मी कंपोस्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, और उसके जो बनाने की विधि है उसके बारे में भी अपने को वर्णन करना है। तो केंचुओं द्वारा मृदा एवं कृषि अपशिष्टों को खाकर तैयार की गई खाद को अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बनाने की विधि क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम समतल, छायादार एवं ऊंचे स्थान का चुनाव करते हैं। इसके बाद लगभग 40 फीट लंबी एवं 3 से 4 फीट चौड़ी बेड बनाते हैं। इसके बाद बनाई गई बेड के तले में खाद एवं कृषि अपशिष्टों को
परत बनाते हैं तथा जो बेड होती है उनको ऊपर तक कच्ची गोबर से भर देते हैं। इसके ऊपर घास डाल देते हैं, इसके पश्चात इसमें केंचुए छोड़ देते हैं। इस प्रकार 60 दिन या 2 महीनों के अंदर आपकी ये जो खाद बनकर तैयार हो जाती है। अब वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ ये तो ये है कि ये मृदा की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि करता है, पोषक तत्वों में वृद्धि करेगा। फिर है कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है, वाटर जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, उसको भी बढ़ाएगा। मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार करेगा, खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम करेगा और गोबर खाद की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन मिलती है। तो वर्मी कंपोस्ट में जो आपकी गोबर खाद होती है उसकी अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन होती है, ये चीज़ भी याद रखना। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका भी आंसर देख लेते हैं। जो उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए और पीड़कनाशी में और प्रदूषक पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये 4 नंबर वाले प्रश्न है, इनको आपको थोड़ा सा कम से कम 1.5 या 2 पेज में करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। अब उर्वरकों के इसमें हमने लाभ भी वीडियो में जो आपके आंसर है इसमें लिख लिए, और जो उर्वरकों का उपयोग करते समय जो सावधानियां हैं कौन कौन सी रखनी चाहिए वो भी लिखनी है। ये 6-7 सावधानियां हैं, इनको भी आप लिख लेना, तो आपका इसमें से आंसर बन जाएगा। अब सावधानियां कौन कौन सी हैं और लाभ कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जो इनसे पादपों का जो नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्राप्ति होती है, उर्वरकों के लाभ ये हैं कि जो उनको उर्वरकों का यूज करेंगे तो अपने को पादपों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो पूर्ति है वो लगातार होती रहती है। पर्यावरण है मनुष्य हेतु लाभदायक है, पोषक तत्वों से सस्ते स्रोत हैं और इनके उपयोग से मृदा की जो भौतिक दशा है वो भी सुधार होती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, एंटीबायोटिक उत्पन्न करने जिससे मृदा जनित रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए, जैव उर्वरक मान्यता प्राप्त या संस्थान से लेने चाहिए, ऐसे फर्जी नहीं लेने चाहिए, और खरीदने से पहले उर्वरक की एक्सपायरी तिथि भी देख लेनी चाहिए, और उर्वरक को जीवाणुओं की संख्या से अधिक होना चाहिए, और जैव उर्वरक को रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों से दूर रखना चाहिए, और उपचारित बीजों को छाया में सुखाना चाहिए, और बचे हुए बीजों को खाने के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो ये आपके कुछ जैव उर्वरक का उपयोग करते समय सावधानियां थी, या अपन कह सकते हैं उसको दुष्प्रभाव से बचने हेतु कुछ उपाय हो गए। अब अपन बात करेंगे टिप्पणी के बारे में। टिप्पणी 2 बताई गई थी, एक तो अपने को पीड़कनाशी पर टिप्पणी बताई गई थी। तो ये पीड़कनाशी पर टिप्पणी है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग फसल को रोग, कीट व खरपतवारों से बचाने के लिए किया जाता है वो है पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक पीड़कनाशी जो खपत है वो ताइवान में है, और भारत में पीड़कनाशी की खपत 0.6 किलो, ये 0.6 किलो प्रति हवन है। अब सर्वाधिक पीड़कनाशियों का उपयोग कपास, धान एवं सब्जियों में किया जाता है। पीड़कनाशियों को निम्न भागों में बांटा जाता है। अब पीड़कनाशियों को निम्न भागों में कौन कौन से बांटा गया है, एक तो कीटनाशी, दूसरा हो जाएगा आपका कवकनाशी, शाकनाशी, सूत्रकृमिनाशी, मूषकनाशी और मोलस्का नाशी। आगे हम बात करते हैं उसके प्रदूषक के बारे में। 2 टिप्पणियां लिखनी कही थी। प्रदूषक पॉल्यूशन क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही है कि वे पदार्थ या कारक जो पर्यावरण के विभिन्न घटकों की शुद्धता को में कमी करते हैं अथवा पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो वो प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं निम्नीकृत प्रदूषक, एक होते हैं अनिम्नीकृत प्रदूषक। निम्नीकृत प्रदूषक क्या होते हैं दोस्तों, वे प्रदूषक होते हैं जिनका अपघटन पूर्ण रूप से हो जाता है, और जैसे कि कूड़ा करकट, गोबर खाद, ये हो गया मलमूत्र एवं कार्बनिक पदार्थ। अनिम्नीकृत अधिकरण जैसे कि इनका विघटन नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या होते हैं सालों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनका विघटन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे, और अगर आपको नोट्स चाहिए क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे कृषि विज्ञान के पेपर के बारे में। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब